तालाब साफ करते हुए एक आदमी को मिट्टी का बंद घड़ा मिला। उत्सुकता में उसने उसे खोला। सोने के बजाय उसमें आधा घड़ा कोई अज्ञात पारदर्शी तरल भरा था। उसने लापरवाही से उस तरल की 2 बूंदें बेबी झींगों के टब में टपका दी। अगले ही पल कुछ अविश्वसनीय हुआ। जिन छोटे झींगों को उसने अभी डाला था वे उसकी आंखों के सामने ही बढ़ने लगे। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह रहस्यमय तरल एक अनमोल खजाना है जिससे झींगे तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए उसने गांव के किनारे की पूरी जर्जर झींगा झील किराए पर ले ली। हर दिन वह चुपचाप उस तरल को तालाब में डालता रहा। 1 साल के भीतर उसने 30 मिलियन युआन का शुद्ध लाभ कमाया। लेकिन उसकी सफलता से बिचौलिया नाराज हो गया, जिसने अचानक कटाई से ठीक पहले दाम घटा दिए। 24 युआन प्रति पाउंड से घटाकर सिर्फ 12 युआन कर दिए। मिस्टर झाओ, क्या आप मुझे मजबूर नहीं कर रहे कि मैं आपके लिए काम करूं? बात को इतना बुरा मत बनाओ। अभी गांव लौटे हो, न जान पहचान है न बिक्री का जरिया। झींगे तैयार होने पर कोई ना कोई उन्हें बेच ही देगा। मेरे साथ रहो, भूखे नहीं मरोगे। तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल मेरी एक भी ट्रक तुम्हारे तालाब पर नहीं आएगी। पानी से बाहर आने के बाद झींगे ज्यादा देर तक नहीं टिकते। जब तापमान बढ़ेगा और गुणवत्ता गिर जाएगी तो 12 युआन तो भूल ही जाओ। कोई 6 भी नहीं देगा। वह सच कह रहा था। जिंदा झींगे देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर बीतता दिन जोखिम भरा था। उसे लगा मेरी सारी जमा पूंजी डूबने के डर से मुझे झुकना ही पड़ेगा। पर वह भूल गया कि मैंने बाहर एक बड़े एक्वाकल्चर फार्म में 3 साल काम किया है और वहां से बहुत कुछ सीखा है। मैंने अनगिनत किसानों को बिचौलियों के हाथों पिसते देखा था। मैंने यह भी देखा था कि कुछ लोग जब मुकाबला करते हैं तो वे अपना माल खो बैठते हैं, उनकी कोल्ड चेन काट दी जाती है और आखिरकार उन्हें बंद करना पड़ता है। इसलिए जब मैं पहली बार वापस लौटा तो मैंने खुद से कहा कि मैं फार्म को फिर से खड़ा कर सकता हूं, लेकिन कभी भी सिर्फ एक खरीदार पर निर्भर नहीं रह सकता। 2 हफ्ते पहले मैं कुछ नमूने शहर में जांच के लिए ले गया था और वहीं शहर के सबसे बड़े सी फूड मार्केट के खरीद प्रबंधक वांग से मिला था। झींगा और टेस्ट के नतीजे देखने के बाद उसने वहीं मुझे अपना कार्ड थमा दिया। मैंने तुरंत कुछ भी तय नहीं किया, लेकिन उसका कार्ड अपनी दराज के पीछे रख दिया और टेस्ट रिपोर्ट की 3 प्रतियां छपवा लीं। मैंने अगले शहर की एक कोल्ड चेन कंपनी से भी संपर्क किया था। एडवांस में पैसे दिए थे और एक 4.2 मीटर का रेफ्रिजरेटेड ट्रक बुक कर लिया था। अब वह बैकअप प्लान आखिरकार काम आने वाला था। मैंने झाओ जिनफू से कहा, मैं तुम्हें सूरज निकलने से पहले अपना जवाब दे दूंगा। फोन रखने के बाद मैंने विजिटिंग कार्ड निकाला और वांग को कॉल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, तब जाकर उसने उठाया। वांग हैरानी से कुछ पल के लिए चुप हो गया। क्या तुम्हारा लोकल खरीदार से सौदा टूट गया? उसने दाम आधा कर दिया। वांग को जैसे पहले से ही इसका अंदाजा था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पास टेस्ट रिपोर्ट अभी भी है? हाँ, मेरे पास सबसे नई वाली भी है। तो कल झींगे ले आना, मैं पहले उनकी जांच करूंगा। अगर क्वालिटी सही निकली तो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। यही सुनना मुझे चाहिए था। मैंने तुरंत रेफ्रिजरेटेड ट्रक ड्राइवर को फोन किया। सूरज निकलने से पहले फार्म पर पहुंच जाना। मैंने शहर से 4 अस्थायी मजदूर भी रख लिए। उनकी मजदूरी गांव वालों से ज्यादा थी, लेकिन वे समय पर आ गए और झाओ जिनफू से डरते भी नहीं थे। उस रात मुझे चिंता थी कि वांग कहीं पीछे न हट जाए, लेकिन एक बात मैं जानता था, अगर मैं अब झुक गया तो हमेशा के लिए झाओ के अधीन रह जाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले झाओ जिनपू ने अपने भतीजे को गांव में यह चेतावनी देने भेजा, जो भी लिन शेंघाई की झींगा कटाई में मदद करेगा वह 2 बार सोच ले, और जो भी गांव में बाहर के ट्रक को आने देगा वह स्थानीय सी फूड व्यापार में कारोबार करने की उम्मीद छोड़ दे। जिन गांव वालों ने मदद का वादा किया था उन्होंने रात में फोन कर दिया कि घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए वे नहीं आ पाएंगे। मैंने उन्हें दोष नहीं दिया। वे आम लोग थे जिन्हें अपने परिवार का पेट पालना था। सुबह की पहली रोशनी में अस्थाई नंबर प्लेट वाला रेफ्रिजरेटेड ट्रक गांव की सड़क से होकर आया और मेरी झोपड़ी के ठीक बाहर आकर रुक गया। दूर से देख रहे लोग अचानक चुप हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में बाहर से ट्रक बुला लूंगा। अस्थाई मजदूर भी बिल्कुल समय पर पहुंच गए। झींगे काटे गए, बर्फ के पानी में ठंडा किए गए, पानी निकाला गया और छांटे गए। मैंने खुद हर कदम पर नजर रखी। जाओ जिनफू का भतीजा कुछ लोगों के साथ आया और दरवाजे से तंज कसते हुए चिल्लाया, लिन शेंघाई, अगर आज तुम ये ट्रक बाहर ले गए तो यहाँ के किसी भी आदमी से तुम्हें फिर कभी बेबी झींगे नहीं मिलेंगे। ये मेरे झींगे हैं, मैं जिसे चाहूं उन्हें बेचूंगा। मेरे चाचा के भी सी फूड मार्केट में अच्छे संबंध हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ ट्रक वहां ले जाकर वे तुमसे खरीद लेंगे? यहाँ की हर चीज रिकॉर्ड की जा रही है। अगर तुम मेरे लोडिंग में दखल दोगे तो नतीजों के लिए तैयार रहना। उसका चेहरा बदल गया। उसने कुछ गालियां दी, लेकिन आखिरकार चला गया। उस सुबह 10 बजे तक ट्रक झींगों से पूरी तरह भर चुका था। हम हाईवे पर मुश्किल से पहुंचे ही थे कि झाओ जिनफू का फिर फोन आ गया। इस बार उसकी आवाज काफी नरम थी। 18 युआन प्रति पाउंड। अभी वापस आ जाओ तो मैं अब भी इन्हें ले लूंगा। हर रास्ता मत बंद करो बच्चे, तुम्हें अभी भी यहीं झींगे पालने हैं। मिस्टर झाओ, मैंने पुल नहीं जलाया, आपने ही दाम घटाकर ये किया था। अपनी किस्मत मत आजमा। मैं शहर के कई सी फूड मार्केट के जिम्मेदार लोगों को जानता हूँ। अगर आज तुम ये झींगे वहां ले गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई इन्हें नहीं खरीदेगा। जब ये ट्रक में सड़ जाएंगे तब तुम्हें अपनी औकात समझ में आ जाएगी। मैंने फोन काट दिया। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखा। मिस्टर लिन, क्या आपको डर नहीं लग रहा? फिर भी आप क्यों जा रहे हैं? डर तो लग रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। जाओ, जिनफू अकेला नहीं तय कर सकता कि मेरे झींगे अच्छे हैं या नहीं। उस दोपहर 1 बजे रेफ्रिजरेटेड ट्रक सी फूड मार्केट पहुंच गया। वांग नीचे उतरे, एक डिब्बा खोला, कुछ झींगे निकाले, उन्हें देखा और टेस्ट रिपोर्ट भी चेक की। ये अच्छे हैं, मेरी उम्मीद से भी बेहतर। मैंने अभी अभी राहत की सांस ली ही थी कि तभी मार्केट सुपरवाइजर जल्दी से आया और वांग को एक तरफ ले गया। वे धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन मुझे सुनने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि झाओ जिनफू ने अपनी कॉल पहले ही कर दी थी। कुछ पल बाद वांग असहज सा चेहरा लेकर वापस आया। माफ करना दोस्त, अभी अभी किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुम्हारे झींगे अज्ञात स्रोत से आए हैं। हम एक वैध मार्केट हैं, इसलिए हम ये जोखिम नहीं ले सकते। कोई और किसान घबरा जाता, लेकिन मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि झाओ जिनफू ऐसा कुछ करेगा।
मैं न तो घबराया और न ही बहस की। मैंने बस एक सवाल पूछा, क्या मार्केट में कोई स्वतंत्र परीक्षण केंद्र है? वांग थोड़ी देर रुका, फिर प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। वहां एक रैपिड टेस्टिंग स्टेशन है। तो चलो अभी एक सैंपल लेते हैं और टेस्ट करते हैं, नतीजे खुद बोलेंगे। अगर टेस्ट क्लीन आया तो कुछ झींगे पकाओ और चखो, कोई भी स्वाद या गुणवत्ता में धोखा नहीं दे सकता। वांग कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है। उन 20 मिनटों के दौरान मैं टेस्टिंग स्टेशन के पास खड़ा रहा। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। मुझे टेस्ट से डर नहीं था। मुझे डर था कि अगर नतीजे साफ भी आए तो भी वे झींगे खरीदने की हिम्मत नहीं करेंगे। नतीजे आ गए। हर संकेतक पास हो गया। रिपोर्ट पढ़ने के बाद वांग विजिबली आराम से दिखा। वापस खरीद कार्यालय में उसने किसी को वहीं पर कई झींगे पकाने के लिए कहा। जैसे ही वे बर्तन से निकले, उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वांग ने एक झींगा छीलकर खोला। मांस सख्त और लचीला था, ताजा और मीठा स्वाद था, और बिल्कुल भी कीचड़ जैसा स्वाद नहीं था। खरीद पर्यवेक्षक की भौहें छड़ी हुई थीं, लेकिन एक कौर लेते ही उसका हाव भाव पूरी तरह बदल गया। ये झींगे वाकई अच्छे हैं। मैंने एक और टेस्ट रिपोर्ट और 3 महीने की पालन पोषण की रिकॉर्ड निकाल दिए। मैं कोई छोटा मोटा किसान नहीं हूं जिसने यह सब रातों रात तैयार कर लिया हो। हर बैच की झींगों के साथ एक टेस्ट रिपोर्ट आती है। उत्पादन के हर दिन का पूरा रिकॉर्ड है। अगर कोई बैच आपकी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। नुकसान मैं खुद उठाऊंगा। झाओ जिनफू की झींगों में तो पिछले महीने ही गुणवत्ता की समस्या आई थी। हम आपसे यह खेप 26 युआन प्रति पाउंड के हिसाब से लेंगे। यह राशि उस दिन सुबह झाओ जिनफू द्वारा दी गई कीमत से 8 युआन अधिक थी। जब भुगतान की सूचना आई तो मैं काफी देर तक अपने फोन को देखता रहा। पैसे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि इसी पल से झाओ जिनफू की स्थानीय झींगा किसानों की गर्दन पर जकड़ धीरे धीरे टूटने लगी थी।